सुमन आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 9 से 12 के आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए बेहद उपयोगी ये यूट्यूब चैनल है। इस पर हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, इस तरह का जितना भी सब्जेक्ट है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में निश्चित रूप से प्रश्न वहाँ से देखने के लिए मिलता है उसको लेकर आते रहते हैं। तो आज इसी क्रम में हम लोग हिस्ट्री के वैसे प्रश्न लाए हैं जो पिछले कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। उस प्रश्न के साथ साथ में हम आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रश्न भी उसमें बताएंगे ताकि आने वाले दिनों में एग्जाम में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रश्न का सही उत्तर करके आ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना। देखिए प्रश्न जो दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत किस वर्ष आई थी। ये प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत किस वर्ष आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आया था वो 31 दिसंबर 1600 को भारत आया था। ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आता है? 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आगमन होता है और इस ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को। और प्रश्न ऑप्शन में देखिए 31 दिसंबर 1600 जो है ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी। कौटिल्य, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कौटिल्य जो है, इसी कौटिल्य का अन्य नाम भी है। कौटिल्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त। कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त बोलिए या चाणक्य बोलिए, चाणक्य। विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, ये तीनों एक ही व्यक्ति है। और इसी कौटिल्य ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और ये जो अर्थशास्त्र है, देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अर्थशास्त्र इज द राइट आंसर। यानी कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? ये राजनीति पर आधारित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र जो है ये किस पर आधारित है? राजनीति के पर आधारित है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तब हम लोग आंसर क्या करेंगे? विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौन? विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा हम लोग और जिक्र कर लेते हैं। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश की स्थापना, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? तब हम लोग आंसर करेंगे मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर जो मौर्य वंश की स्थापना किया था, किसको हरा करके? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम है घनानंद। इसी घनानंद को पराजित करके मगध पर एक नए साम्राज्य की स्थापना किया था जिसका नाम है मौर्य वंश। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है उपनिषद की संख्या कितनी है। यही प्रश्न है कि उपनिषद की संख्या कितनी है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि उपनिषद की संख्या जो है वो 108 है। और 108 देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उपनिषद की संख्या कितना? 108। इसके अलावा हम लोगों को जो ध्यान रखना है, वेद की संख्या कितना है? वेद की संख्या 4 है। वेदांग की संख्या कितना है? वेदांग की संख्या है 6। वेद की संख्या 4 और वेदांग की संख्या 6 है। और पुराण की बात करें, पुराण की संख्या कितना है? तो पुराण की संख्या है 18। इसके अलावा ध्यान रखना है हम लोगों को, पुराण हो गया, वेद हो गया, वेदांग हो गया, और महाकाव्य की संख्या के बारे में बात किया जाएगा। महाकाव्य की संख्या 2 है। महाकाव्य की संख्या कितना है? 2। ये कौन कौन से महाकाव्य हैं? ध्यान रखिएगा आप लोग। एक है महाभारत, एक क्या है? महाभारत है, और दूसरा क्या है? रामायण है। महाभारत है और रामायण, ये जो 2 महाकाव्य हैं। महाकाव्यों की संख्या कितना है? 2। कौन कौन है? महाभारत है और रामायण है। वेदों की संख्या कितना है? 4 है। वेदांग की संख्या कितना है? 6 है। पुराण की संख्या कितना है? 18 है। और उपनिषद की संख्या कितना है? 108, जो कि प्रश्न में पूछा गया उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो प्रश्न दिया गया, मुद्राक्षस किसकी रचना है? मुद्राक्षस जो है
ये विशाख दत्त की रचना है। मुद्राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त। और विशाख दत्त देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? यहाँ पर कुछ ग्रंथ हैं, इसमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा की गई थी? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, प्राचीन काल में जिस तरह से अभी वर्तमान समय में भारत है और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसी तरह प्राचीन काल में ये जो भारत है, ये भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था। कितना? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में विभाजित था। और इस 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध था। इस 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध जनपद जो है सबसे शक्तिशाली था। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, अंग जनपद जो है, ये जो अंग जनपद है, अंग जनपद वर्तमान समय में भागलपुर, मुंगेर और बांका का जो क्षेत्र है, ये अंग महाजनपद में आया करता था। और अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी चंपा। प्रश्न जो पूछा गया था, किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? एक है अंगुत्तर निकाय और दूसरा है भगवती सूत्र। इस दोनों में ही 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। और देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों इसमें से सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अंगुत्तर निकाय के बारे में बात करें तो ये जो अंगुत्तर निकाय है, ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। जबकि भगवती सूत्र के बारे में बात करें, भगवती सूत्र जैन धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, जैन धर्म। तो यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है, तब हम लोग आंसर क्या करेंगे? बौद्ध धर्म। भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है, तो हम लोग आंसर करेंगे जैन धर्म। इसी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अंदर भारत के अंदर जो 16 महाजनपद हुआ करता था उसका चर्चा किया गया है। प्राचीन काल में भारत कितने महाजनपदों में विभाजित था, ये भी प्रश्न बनता है, तब हम लोग आंसर करेंगे 16 महाजनपद। इस 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। और इसी 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था जिसका नाम है अंग। और ये अंग का जो क्षेत्र है वर्तमान समय में भागलपुर, बांका और मुंगेर का जो क्षेत्र है, ये अंग महाजनपद हुआ करती थी। और इस अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अगला प्रश्न है, कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये प्रश्न है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कोसल महाजनपद जो है सरयू नदी के किनारे स्थित था, सरयू नदी। और सरयू नदी देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कोसल महाजनपद सरयू नदी के किनारे स्थित था। इसमें देखिए ऑप्शन में गंगा नदी है, तो गंगा के बारे में बात करें, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो इसको ध्यान रखिएगा, गंगोत्री से। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। और ये जो गंगोत्री है, गंगोत्री किस राज्य में है, तब हम लोग आंसर याद रखेंगे इसका, उत्तराखंड। गंगोत्री किस राज्य में है? उत्तराखंड में गंगोत्री है। और इसी गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। यहाँ से प्रश्न बनेगा, गंगा नदी किन दो धाराओं की संयुक्त धारा है, तब हम लोग आंसर करेंगे अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों नदियों की संयुक्त धारा है गंगा नदी। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, गंगा नदी किन दो धाराओं से मिलकर बनी है, तब हम लोग आंसर क्या करेंगे? अलकनंदा और भागीरथी। ये जो अलकनंदा है, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आकर मिल जाती है। कहाँ पर? देवप्रयाग में आकर मिल जाती है। और यहीं पर इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है? तो देवप्रयाग से। गंगा नदी किन दो धाराओं की संयुक्त धारा है, तब हम लोग आंसर करेंगे अलकनंदा और भागीरथी। गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। गंगा नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है, तब हम लोग आंसर करेंगे गंगा नदी सबसे पहले तो उत्तराखंड, यूके लिखें इसका मतलब समझ जाइएगा, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, BH का मतलब हो गया बिहार, उसके बाद जो है झारखंड, JH मतलब हो गया झारखंड, उसके बाद हो जाएगा ये वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाकर गंगा नदी मिल जाती है। कहाँ पर? इसको भी ध्यान रखिएगा, गंगा नदी कहाँ पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी जाकर मिल जाती है।
तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखना हम लोगों को। गंगा नदी किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी कुल मिला के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है। ये इन 6 राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। और कहाँ पर जाकर मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गंगा नदी मिल जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया गंगा नदी से संबंधित। इसके अलावा एक सवाल और ध्यान रखिएगा, ये जो यमुना नदी है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, इसको ध्यान रखिएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे कुछ जो शहर बसा है, प्रमुख शहर, उसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले दिल्ली, ये जो भारत की राजधानी दिल्ली है यानी नई दिल्ली है, किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी। उसके बाद याद रखिएगा मथुरा, मथुरा भी यमुना नदी के किनारे है। और उसके बाद ध्यान रखिएगा आगरा, आगरा जो है, आगरा का ताजमहल, ये भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख शहर है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। वैसे प्रश्न जो पूछा गया था, कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित, तो हम लोग देख चुके हैं। कोसल किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। और सरयू नदी ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ध्यान रखिएगा इंद्रप्रस्थ जो राजधानी थी वो कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और ये वर्तमान समय में कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली का जो क्षेत्र हुआ करता था उस समय वो इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जिसकी इंद्रप्रस्थ, और ये इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी? कुरु का। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अभी हम लोग देखे थे अंग जनपद, इसकी राजधानी चंपा थी। और अंग जनपद के अंदर वर्तमान समय में कौन कौन सा जिला है बिहार का? तो वो है भागलपुर, भागलपुर, मुंगेर और बांका। भागलपुर, मुंगेर और बांका, ये जो क्षेत्र है ये प्रमुख रूप से अंग महाजनपद का क्षेत्र हुआ करता था, जिसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? चंपा। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश की स्थापना जो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, कैसे किया था? तो ध्यान रखिएगा नंद वंश का अंतिम शासक था, नंद वंश का अंतिम शासक जिसका नाम है घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। इसी घनानंद को पराजित करके मगध पर एक नए साम्राज्य की स्थापना किया था। मगध में एक नए वंश की स्थापना किया था जिसका नाम है मौर्य वंश। ये सीधा प्रश्न याद रखिएगा, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसको हरा करके? घनानंद को पराजित करके मगध में एक नए साम्राज्य की स्थापना किया था जिसका नाम है मौर्य वंश। और इसमें इस घनानंद को पराजित करने में सबसे बड़ा जो सहयोग था वो किसका था? चाणक्य का था। चाणक्य का ये, या इसी का नाम है कौटिल्य, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति का 3 अलग अलग नाम है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, और यही चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी बना था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तब सीधा आंसर करेंगे चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? अशोक का अभिलेख जो है किस भाषा में है? तो अशोक का अभिलेख जो वो प्राकृत भाषा में है। और प्राकृत देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्राकृत जो है अशोक के अभिलेख की भाषा था। इसके अलावा ध्यान रखिएगा अशोक के अभिलेख के बारे में बात करें तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये भी प्रश्न आता है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? तब हम लोग आंसर करेंगे जेम्स प्रीसेप। जेम्स प्रीसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। और ये किस वर्ष पढ़ा था? तो 1837 में जेम्स प्रीसेप ने सर्वप्रथम
अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अशोक जो है मौर्य वंश का तीसरा शासक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश का तीसरा शासक मौर्य वंश का तीसरा शासक, मौर्य वंश का तीसरा शासक जो हुआ, तीसरा शासक, मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? मौर्य वंश का जो तीसरा शासक था वो सम्राट अशोक था। इसके अलावा थोड़ा और ध्यान रखिएगा, अशोक ने एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था जिसका नाम है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध जो है सम्राट अशोक ने किस वर्ष लड़ा था? 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व में कलिंग की प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था अशोक ने। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने अपने जीवन में कभी भी हथियार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा किया था, और साथ ही साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तब हम लोग आंसर करेंगे कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। और बौद्ध धर्म को अपनाया ही नहीं था, बल्कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इस गौतम बुद्ध का जन्मस्थल है लुम्बिनी, और ये लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। तो इस लुम्बिनी को इन्होंने टैक्स मुक्त कर दिया था, यानी कर मुक्त कर दिया था। यहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं पे करना था। तो इस तरह से अशोक पर प्रभाव पड़ा बौद्ध धर्म का। इतना ही नहीं, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध अभी हम लोग इसको पढ़े थे। कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था, और इस युद्ध को किसने जीता था? अशोक ने एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था जिसका नाम है कलिंग का युद्ध। और ये कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कलिंग जो है वर्तमान समय का उड़ीसा का जो क्षेत्र है, ये उस समय कलिंग के नाम से इसको जाना जाता था। और इसी कलिंग पर विजय प्राप्त किया था किसने? अशोक ने। और इस कलिंग युद्ध के बाद अपने जीवन में कभी भी हथियार नहीं उठाने की प्रतिज्ञा किसने किया था? सम्राट अशोक ने। अशोक मौर्य वंश का ये तीसरा शासक था। और सबसे ये जो अशोक है, अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। कुल मिला के इनको 101 भाई था, कुल मिला के 101 भाई थे ये, जिसमें कि 99 भाई की हत्या कर दिया और एक भाई को छोड़ा था जिसका नाम था सुसीम। इसके बारे में हम लोग कभी डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्लास 12वीं का इतिहास से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको इस वीडियो के अंदर कवर किया। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। जब प्रश्न आप लोग एग्ज़ाम में बैठिएगा तो यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है, और यहाँ से एक्स्ट्रा प्रश्न भी निश्चित रूप से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह का वीडियो सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलते रहेगा। अभी तक चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपने दोस्तों को वीडियो को निश्चित रूप से शेयर कर लीजिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।